माई में कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 35। चलो भाई देर हो रही है, कितना और वक्त लेगा तुम्हारा बेटा? आ गया है मेरा बेटा, चलें अब। मॉम वर्षा कहाँ है? रहमान साहब की बात सुनते शहला मुस्कुराती बोली तो अजलान सीढ़ियाँ उतरता सवाल कर गया, जिस पर शहला ने गहरी सांस ली। वो अपनी दोस्त के घर चली गई है, अब चलो तुम लोग, वैसे भी देर हो रही है। शहला की बात सुनते अजलान ने हाँ में सर हिलाया। फिर रहमान साहिब, शहला, अजलान और अफान घर से बाहर निकले। अजलान जानता था कल की हुई बहस के बाद भी अफान वक्त पर लाजमी आएगा, और वो वाकई ही में वक्त पर पहुंचा था। घर से निकलते ही अजलान और अफान सीधे जाते एक वाइट रंग की मर्सिडीज में बैठे थे, जबकि रहमान साहिब और शहला एक वाइट फॉर्च्यूनर में बैठे थे, और फिर इन दोनों गाड़ियों के साथ एक वाइट लैंड क्रूजर जिसमें रहमान साहिब के गार्ड्स मौजूद थे। रहमान विला से आगे पीछे बाहर निकले और फिर तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद इनकी तीनों गाड़ियां आगे पीछे बहरिया टाउन में मौजूद 6 कनाल के एक लग्जरी फार्म हाउस में दाखिल हुई। सफ़ेद और गोल्डन रंग से बने इस खूबसूरत फार्म हाउस के लॉन में आज के इस बिजनेस डिनर का एहतमाम किया गया था। पूरे लॉन में जगह जगह ऊंची मेज़ें लगी थी, इतनी ऊंची कि वो मेज़ 6 फुट कद वाले अजलान रहमान आजम के सीने तक आती थी, और गोल्डन रंग की मेज़ों के ऐन बीचों बीच एक सफ़ेद रंग का वाज रखा गया था, जिसके बीच में वाइट लिली और गुलाब के फूल रखे थे। पूरे लॉन को गोल्डन रंग की लाइट से सजाया गया था और फूलों की खुशबुओं ने माहौल को और भी खुशगवार बना दिया था। सो बाबा, ये बिजनेस डिनर किस सिलसिले में है? हमारी एक बिजनेस पार्टनर है जो लाहौर में रहती है, और अब वो कराची शिफ्ट हो गई है और अपना बिजनेस कराची में सेटल कर रही है। बस इसी के वेलकम के लिए ये डिनर रखा गया है। आई सी। अजलान, अफान, रहमान साहिब और शहला गाड़ियों से उतरते जब लॉन में दाखिल हुए तो एक अधेड़ उम्र इंसान ने इनका इस्तकबाल किया। फिर वो चारों जाते एक मेज़ के गिर्द खड़े हुए तो अजलान ने सवाल दागा, जिस पर रहमान साहिब ने मुस्कुराते जवाब दिया तो अजलान ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। इसे ये बिजनेस डिनर्स बहुत बोर करते थे, और यही वजह थी कि हर दफ़ा वो इन डिनर्स पर अफान को अपने साथ लाजमी लाता था, और वजह एक ही देता था, मैं अकेला क्यों इन डिनर्स में बोर हूँ, अफान भी मेरे साथ बोर होगा। लॉन के एक कॉर्नर में बुफे टेबल लगाया गया था, जिस पर मुख्तलिफ खाने सजाए गए थे, और चंद वेटर्स इस बुफे टेबल से मुख्तलिफ किस्म के जूसेस के ग्लास ट्रे में उठाए पूरे लॉन में घूमते मेहमानों को सर्व कर रहे थे। अजलान बोर सा खड़ा बार बार अफान को देखता था, जो इससे मुंह बनाए पार्टी में आए मेहमानों को घूरने में मसरूफ था। बाबा, हम लोग फार्म हाउस देख कर आते हैं, आप अपना डिनर एंजॉय करो। अजलान रहमान साहिब को कहता अफान का बाजू खींचता इसे अपने साथ फार्म हाउस के बैकयार्ड में ले आया, जबकि रहमान साहिब ने अजलान को बस घूरने में इक्तफा किया था। अजलान जैसे ही अफान को लेकर बैकयार्ड में आया तो अफान ने मुंह बनाते अपना बाजू छुड़ाया, जिस पर अजलान ने इसे घूरते हुए सीने पर हाथ बांधे। क्या मसला है तुम्हें? मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम्हें पता भी है अजलान रहमान आजम, तुम इस लड़की के पीछे साइको हो रहे हो। वो सामने होती है तो तुम्हारी ज़बान नहीं खुलती, वैसे तुम इस लड़की के लिए किसी को भी मारने पर भी तैयार होते हो। मुझे नज़र आ रहा है जल्द तुम्हें किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ने वाली है। सच बताऊं तो मैं वाकई नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं खुद परेशान हूँ इस मामले में, लेकिन तुम्हें बता चुका हूँ, अगर कोई इसके पास भी आया तो मैं वाकई ही में जान ले लूँगा उस शख्स की। मैं किसी फिल्म का हीरो या कोई जज्बाती बेटा नहीं हूँ जो लोगों की खातिर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाते हैं। मैं नहीं होगा दस्तबरदार, ना मुझ में इतना हौसला है। मैं फिल्मों और नॉवेल्स के उन विलन्स जैसा हूँ जो अपनी मोहब्बत की खातिर मरने मारने पर उतर आते हैं, और अगर मुझे वो ना मिली ना अफान सिद्दीकी, तो मैं कसम खा रहा हूँ मैं इस दुनिया को आग लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें वो मेरे साथ ना हो। तुम नहीं जानते अफान सिद्दीकी वो मेरे लिए क्या बन चुकी है। मेरी चलती सांसों की गवाही है वो अफान सिद्दीकी, और मेरे सीने में धड़कते इस दिल की इकलौती मलका है वो। और अगर इस मलका को कुछ हुआ तो मेरे दिल की सल्तनत वीरान हो जाएगी और मेरी चलती सांसें थम जाएंगी, याद रखना। अजलान के सवाल पर अफान गुस्से से बोला तो अजलान गुस्से से अपने सीने पर दस्तक देता बोला, जबकि अजलान की बातें और इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर अफान वाकई ही में 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। इसे अजलान रहमान आजम के इस जुनून का अंदाजा ना था। तुम सच में पागल हो रहे हो, और ये सब बातें सिर्फ फिल्मों और नॉवेल्स में अच्छी लगती हैं। हकीकत में कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये तो वक्त बताएगा। अगर इसकी सांसें थम गई तो अजलान रहमान आजम की भी थम जाएंगी, और अगर इसे किसी ने परेशान किया या इसके करीब जाने की हमाकत की तो मैं इस दुनिया को भी आग लगा दूंगा। मार्क माई वर्ड्स अफान सिद्दीकी, अवारा आशिक ना हो तो। अफान की बात सुनते अजलान गुस्से से बोला तो अफान बड़बड़ाता आगे बढ़ा, जबकि इसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि अजलान को सुनाई दे गई थी, मगर वो कुछ बोला नहीं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जाओ तुम, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अफान को वापस जाता देखकर अजलान ने सवाल दागा तो अफान एक हाथ झुलाता गुस्से से बोलता आगे बढ़ा,
जिस पर अजलान ने अपना सर झटका और इसके पीछे लपका। अभी वो दोनों फार्म हाउस के साथ से निकलते बुफे टेबल तक आए ही थे कि अचानक लॉन में मुलाजमों और वेटर्स की भगदड़ मची, क्योंकि इस पार्टी की चीफ गेस्ट की गाड़ियां आगे पीछे फार्म हाउस में दाखिल हो रही थी। इन गाड़ियों को देखते अजलान और अफान खामोशी से आते रहमान साहब के पास खड़े हुए। तभी एक वेटर इनके करीब से तेजी से गुजरा तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे से एक जूस का गिलास अजलान के ऊपर गिरा, जिस पर वो वेटर हड़बड़ाता माजरत करने लगा। तो अजलान ने हाथ झुलाते इसे जाने का इशारा किया और खुद अपनी शर्ट साफ करने के लिए अंदर की जानिब बढ़ा तो अफान भी इसके पीछे आया। वो दोनों जैसे ही रेस्टरूम में दाखिल हुए तो सामने ही लाइन से 3 सिंक लगे नजर आए, जिनके पीछे एक लंबा शीशा लगा था, जिसके पीछे गोल्डन लाइट्स लगी थी और शीशे के नीचे सफेद रंग का संगे मरमर लगा था, जिस पर गोल्डन रंग के चौकोर सिंक पड़े थे। अजलान एक सिंक पर झुकता अपनी शर्ट साफ करने लगा, जबकि अफान खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया, यूं कि इसका रुख अजलान की तरफ था। दूसरी तरफ बाहर फार्म हाउस के पोर्च में लाइन से आगे पीछे 3 गाड़ियां रुकी। आगे पीछे की 2 गाड़ियां लैंड क्रूजर थीं, जिनमें गार्ड्स मौजूद थे। बीच वाली गाड़ी रेंज रोवर थी, जिसमें से अगली सीट से एक नौजवान लड़का उतरा और पिछली सीट से सैम के साथ इसकी असिस्टेंट नरमीन उतरी। सैम ने रॉयल ब्लू रंग का लंबा गाउन पहन रखा था, जिसकी आस्तीनें बाजू पर जाकर नुकीले होते थे और कंधों के गिर्द सीने पर एक चमकीला सिल्वर रंग का मोटा मफलर पहना था। काले बालों का ऊंचा जूड़ा बांधकर आगे से 2 लटों को कर्ल्स डालकर खुला छोड़ा था। कानों और हाथों में हीरे पहने, पैरों में रॉयल ब्लू पेंसिल हील पहने, न्यूड मेकअप किए, हाथों में सिल्वर चमकीला क्लच पकड़े वो इंतहा की हसीन लग रही थी। सैम जैसे ही गाड़ी से उतरती आगे बढ़ी तो नरमीन और वो नौजवान जो गाड़ी की अगली सीट से उतरा था, गालिबन सैम का बॉडी मैन था, जो इसकी हर चीज का ख्याल करता था। किस वक्त सैम को क्या चाहिए इसको सब पता होता था। सैम के साथ आगे बढ़े एक अधेड़ उम्र शख्स जो गालिबन इस पार्टी का मेजबान और सैम का बिजनेस पार्टनर था, मुस्कुराकर आगे बढ़ा और सैम को पार्टी में वेलकम किया। फिर सैम मुस्कुराती सबसे मिलती पूरे लॉन में घूमने लगी तो एक वेटर ने लाते इसे जूस सर्व किया, जिस पर सैम ने मुस्कुराते एप्पल जूस का गिलास उठाया और इसे हाथ में पकड़ती गिलास से घूंट पीती रहमान साहिब की टेबल पर आई। कैसे हैं आप रहमान साहिब? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द सिटी ऑफ लाइट्स। तुम कैसी हो? इनसे मिलो, ये मेरी मिसेज है, शहला रहमान आजम। थैंक यू, मैं भी ठीक हूँ। नाइस टू मीट यू मिसेज रहमान। सैम का सवाल सुनते रहमान साहिब मुस्कुराते बोले और शहला से तारुफ करवाया तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर इसी मुस्कुराहट से शहला को मिली। तभी वही अधेड़ उम्र शख्स जो इस पार्टी का मेजबान था सैम के पास आया तो सैम इनसे एक्सक्यूज करती इसके साथ एक दूसरी टेबल की तरफ बढ़ी। हाथ में जूस का गिलास अभी तक वैसे ही पकड़ा था। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद सैम एक टेबल पर खड़ी हुई तो नरमीन इसके पास आई। मैम, कल आप जिस कंपटीशन में गई थी वहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। आई थिंक आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। और तुम्हें क्यों लगता है नरमीन कि मुझे वो वीडियो देखनी चाहिए? क्योंकि मैम वो एक लड़ाई की वीडियो है जिसमें आपका नाम है। नरमीन की बात सुनते सैम ने मुस्कुराते सवाल किया तो नरमीन ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर सैम ने एक आईब्रो उचकाई तो नरमीन ने अपने हाथ में पकड़ा आईपैड इसके सामने किया, जिस पर कल के कंपटीशन की एक वीडियो थी। इस वीडियो में एक लड़का मुसलसल दूसरे को मारते हुए एक ही बात दोहरा रहा था, आइंदा अगर सैम के करीब भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वीडियो इस एंगल से ली गई थी कि मारने वाले का चेहरा वाज़े ना था, शायद वो इसकी बैक से वीडियो ली गई थी, जबकि मार खाने वाले का चेहरा एकदम वाज़े था और सैम इसे फौरन पहचान गई थी। ये वही लड़का था जिसने इसे गले मिलने की कोशिश की थी और सैम ने इसे रोक दिया था। बिजनेस इंडस्ट्री में सैम को रेड फ्लैग माना जाता था और इसे हर लड़की से मुख्तलिफ और ख़ास बनाता था। मगर इस वीडियो के बाद सैम भी हर दूसरी लड़की की तरह एक आम सी लड़की बन गई थी, जिसका इस इंडस्ट्री में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना और अमीर लोगों से मिलना था। जैसे जैसे सैम ये वीडियो देखती गई वैसे वैसे ही सैम का चेहरा सुर्ख पड़ता गया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सैम ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास मजीद मजबूती से पकड़ लिया। सैम के हाथ का दबाव ग्लास पर इतना शदीद हो गया कि वो एक छनाके की आवाज से सैम के हाथ में ही टूट गया और ग्लास की किरचियां बुरी तरह से सैम के हाथ में पेवस्त हो गईं। ग्लास टूटता देखकर नरमीन ने अपना सांस रोक लिया, जबकि सैम का बॉडीमैन फहद तेजी से आगे बढ़ा ताकि टिश्यू रखकर सैम के हाथ से बहता खून रोक सके। फहद को आगे बढ़ते देखकर सैम खामोश मगर तेज कदम उठाती सीधा फार्म हाउस के अंदर की जानिब आई। इरादा रेस्टरूम में जाने का था। सैम को आगे बढ़ते देखकर सैम के गार्ड्स फौरन से पहले फार्म हाउस की तरफ बढ़े ताकि फार्म हाउस और रेस्टरूम को चेक कर सके, जबकि सैम की इस हरकत पर लॉन में दबी दबी सरगोशियां बुलंद होने लगीं। अजलान और अफान अभी तक रेस्टरूम में एक सिंक के आगे खड़े थे, यूं कि अजलान पानी से अपनी शर्ट साफ कर रहा था और अफान इसे मुसलसल घूरने में मसरूफ था। तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैं इस दुनिया का पहला शख्स तो नहीं हूँ जिससे इश्क हुआ है और वो यूं रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट नहीं, ओवर रिएक्ट। बल्कि नहीं, तू कमला हो गया है और चलो ठीक है,
एक दफ़ा के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुम वाक़ई इसके इश्क में पागल हो और कुछ भी कर सकते हो वग़ैरह-वग़ैरह। मगर कल जब वो सामने थी तो तुमने इससे कोई कॉन्टैक्ट, कोई सोशल मीडिया आईडी नहीं ली। जिसका मतलब है कि 2.5 महीने बाद हम दोनों इसकी तलाश में फिर से स्क्वायर वन पर खड़े हैं। अब हम इसे फिर से कहाँ और किधर ढूँढेंगे, तुम मुझे बताना पसंद करोगे? जब अज़लान अफ़ान की मुसलसल घूरियों से तंग आ गया तो इसने एक गहरा सांस लेते सवाल किया, जिस पर अफ़ान गुस्से से तेज़-तेज़ बोलने लगा। इतना तेज़ कि आखिर में इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी, जिस पर अज़लान ने एक गहरा सांस लेते कंधे उचकाए, जैसे इसे खुद भी मालूम ना हो कि अब वो सैम को कहाँ तलाश करेगा। इससे पहले कि अज़लान अफ़ान को कोई जवाब देता और इनका झगड़ा एक बार फिर से शुरू होता, एक धाड़ की आवाज़ के साथ रेस्टरूम का दरवाज़ा खुला और सूट में मलबूस 2 आदमी तेज़ी से अंदर आते रेस्टरूम चेक करने लगे। फिर एक जितना फ़ौरन से अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर हाथ रखता बोलने लगा, ऑल क्लियर। ये कहते साथ ही वो दोनों गार्ड्स अपने सामने हाथ बांधे किसी मशीनी अंदाज में सामने वाली दीवार के साथ खड़े हुए। अज़लान और अफ़ान तो बस खामोशी और परेशानी की मिली-जुली कैफ़ियत के साथ इन गार्ड्स को देखने लगे। इन गार्ड्स के खड़े होने के बाद सैम तेज़ी से रेस्टरूम में दाखिल हुई और इसके पीछे-पीछे फ़हाद और नरमीन भी रेस्टरूम में दाखिल हुए। सैम को देखते अज़लान ने इतनी तेज़ी से गर्दन अफ़ान की तरफ मोड़ी कि गर्दन की हड्डी के चटकने की आवाज़ आई। सैम सीधी जाती अज़लान के साथ वाले सिंक के आगे खड़ी हुई और अपना खून से सना हाथ पानी के नीचे किया। इसके हाथ से खून निकलता देखकर अज़लान को अपना सांस अटकता महसूस हुआ, जबकि फ़हाद फ़ौरन से आगे बढ़ा। टिश्यू पास करें प्लीज़। फ़हाद की बात सुनते अफ़ान ने फ़ौरन से टिश्यू बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया तो फ़हाद ने तेज़ी से इसमें से टिश्यू निकाले और घूम के सैम के सीधी साइड पर आया और इसका गीला हाथ पकड़ते फ़ौरन से इसको खुश्क करने लगा। तभी एक गार्ड फर्स्ट एड बॉक्स ले आया, जिसमें से फ़हाद ने ट्वीज़र निकालते सैम के हाथ में पेवस्त किरचियाँ निकालना शुरू की। हर किरची के निकलने के साथ-साथ सैम के हाथ से खून बहने लगा और हर बार सैम शिद्दत दर्द की वजह से सिसकारी भरती, साथ ही आंखें ज़ोर से बंद करती और दर्द को बर्दाश्त करती। फ़हाद ने इंतहाई महारत से सैम के हाथ की पट्टी की, जबकि सैम का हाथ फ़हाद के हाथ में देखते अज़लान के अंदर उबाल उठने लगा। इससे पहले अज़लान फ़हाद की धुलाई बिना वॉशिंग पाउडर के करता, अफ़ान ने इसे दोनों कंधों से थाम लिया ताकि वो आगे न बढ़ सके, जबकि अज़लान का सुर्ख चेहरा और घूरती हुई नज़रें फ़हाद पर जमी देखकर नरमीन परेशान हुई। नरमीन, इस वीडियो में जो लड़का मेरे नाम पर मार रहा है, इसका जल्द से जल्द पता करो। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद कोई स्कैंडल बने। मैं सैम कार वर्क्स का मेन ऑफिस अगले हफ्ते कराची में खोलने जा रही हूँ। इससे पहले मुझे किसी किस्म का स्कैंडल नहीं चाहिए। इस लड़के को फ़ौरन से पहले ढूंढो। यस मैम। इससे पहले कि नरमीन कुछ बोलती, सैम गुस्से से बोली तो नरमीन ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर सैम अज़लान पर एक भी नज़र डाले बगैर रेस्टरूम से बाहर निकली। इरादा घर जाने का था, क्योंकि अब सैम यहाँ इस पार्टी में नहीं रुक सकती थी, ना ही इन लोगों की दबी-दबी सरगोशियाँ बर्दाश्त कर सकती थी। सैम फार्म हाउस से निकलती सीधी आती अपनी गाड़ी में बैठी और फिर चंद ही लम्हों बाद सैम की गाड़ियाँ आगे पीछे फार्म हाउस से निकलती चली गईं, जबकि एक बार फिर अज़लान को सैम से ना बात करने पर अफ़ान शदीद बदमज़ा हुआ। न जाने कब तक ये आवारा आशिक यूं ही मौका गंवाता रहेगा और वो इससे यूं ही लड़ता रहेगा। अगली सुबह जब अज़लान नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो रहमान साहिब और शहला को तैयार देखते हैरान हुआ। रात डिनर से लेट घर आने की वजह से अफ़ान भी रहमान विला के गेस्ट रूम में ही रुका था, जबकि वर्षा मैडम का अगले एक हफ्ते तक घर आने का इरादा न था। वो अपनी दोस्त के घर से सीधा अपने गुलशन वाले अपार्टमेंट में चली गई थी और एक हफ्ते तक घर आने से इनकारी थी। वजह कॉलेज के फाइनल पेपर्स थे। अज़लान जैसे ही टेबल पर पहुंचा तो शहला इसे देखते हल्का सा मुस्कुराई, जबकि रहमान साहिब ने न्यूज़पेपर से नज़र हटाने की जहमत भी ना की। अज़लान खामोशी से कुर्सी खींचता टेबल पर बैठा और जूस गिलास में उंडेलने लगा। तभी अफ़ान टेबल पर पहुंचा। आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारे बाबा को साहिल की कॉल आई थी और वो चाहता था कि सैम कार वर्क्स की मालकिन सैम आसिफ के साथ एक डील कर ले। तुम्हारे मामू भी पार्टनर हैं सैम के और तुम्हारे बाबा भी। बस इसी डील के लिए रहमान साहिब और मैं सैम की तरफ जा रहे हैं। ओह, तो हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। अज़लान के सवाल पर शहला मुस्कुराती बोली तो अज़लान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर रहमान साहिब ने इसे हैरानगी से देखा। तुम एक डील के लिए हमारे साथ जाओगे, जबकि तुम्हें तो बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है बाबा, आपकी मर्जी। मैं और अफ़ान चलते हैं, नाश्ता बाहर से करेंगे। 10 मिनट में तैयार होकर पोर्च में आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके बाबा। रहमान साहिब की बात सुनते अज़लान फ़ौरन बोला और उठकर कमरे की तरफ बढ़ा तो रहमान साहिब ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अज़लान इंतहाई शरीफ इंसान बनते मुस्कुराते हुए जवाब देता कमरे की तरफ बढ़ा तो अफ़ान भी फ़ौरन अपने
कमरे की तरफ बढ़ा और फ्रेश होता ड्राइवर से रात को मंगवाया जीन्स शर्ट पहनता बाहर निकला। अफान जैसे ही पोर्च में पहुंचा तो अजलान भी आ गया। फिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो चारों सैम के क्लिफ्टन वाले घर पहुंचे, जो समंदर के किनारे पर मौजूद था। रहमान साहिब जैसे ही घर में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही नरमीन खड़ी नजर आई, जो मुस्कुराते हुए इन्हें टेरेस पर ले आई, जहां पर फहद पहले से ही मौजूद था। वो टेरेस की रेलिंग के पास खड़ा नीचे बहते हुए समंदर को देख रहा था। नरमीन इन चारों को लाती टेरेस पर मौजूद एक टेबल पर बिठाने लगी। आप लोग बैठे, मैं मैम को बुलाती हूँ। नरमीन मुस्कुराकर कहती टेरेस पर बनी सीढ़ियों से नीचे उतरी, जो सीधी साहिल समंदर पर उतरती थी, जबकि वो चारों नफूस खामोशी से कुर्सियों पर बैठते बहते समंदर को देखने लगे। क्या हुआ बरखुरदार, इतने गौर से क्या देख रहे हो नीचे? मैम को देख रहा था, वो नीचे जॉगिंग कर रही हैं। और तुम मैम के क्या लगते हो जो इन्हें ऐसे देख रहे हो? रहमान साहिब की बात सुनते फहद हल्की मुस्कुराहट से बोला तो अजलान ने खा जाने वाले अंदाज में सवाल किया, जिस पर फहद की मुस्कुराहट सिमटी। मैं मैम का बॉडी मैन फहद हूँ, मैं इनकी हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। वॉट एवर। अजलान के सवाल पर फहद ने फौरन जवाब दिया तो अजलान ने नाक चढ़ाते जवाब दिया, जिस पर फहद ने इसे एक अकड़ू अमीरजादा समझा, जो अपने बाप की कमाई पर ऐश करता है, जबकि रहमान साहिब और शहला ने इसे परेशानी से देखा। अफान तो बस इसे देखता नफ़ी में सर हिलाता रह गया। तभी सैम सीढ़ियाँ चढ़ती नरमीन के साथ ऊपर आई तो फहद ने फौरन से पहले इसे जूस का गिलास पकड़ाया, जिसे पकड़ते सैम ने एक मुस्कुराहट फहद को पास की और गिलास लेती सीधी टेबल के करीब आई, जहां पर वो चारों बैठे थे और इनके सामने इनके जूस के गिलास पड़े थे। काला ट्राउजर और काली हुडी पहने, बालों की ऊंची हाईटेल बनाए वो टेबल पर बैठी तो अजलान ने बेख्तियारी गहरा सांस लिया। बताइए रहमान साहिब, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हाथ कैसा है तुम्हारा? मत इतना गुस्सा किया करो सैम। क्या करूँ, बात ही ऐसी थी कि मुझे गुस्सा आ गया और इसी में ये सब हो गया। जानबूझकर नहीं किया मैंने। सैम का सवाल सुनते रहमान साहिब फौरन बोले तो सैम ने मुस्कुराते कंधे उचकाए और जवाब दिया तो रहमान साहिब ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर हुआ क्या था? एक वीडियो वायरल हो गई है मेरे नाम की, बस चाहती थी इसका स्कैंडल ना बने, इसलिए गुस्सा आया और परेशानी में ये सब हो गया। बिजनेस की दुनिया के एक असूल बताऊं तुम्हें? रहमान साहिब का सवाल सुनते सैम फौरन बोली तो रहमान साहिब ने सवाल दागा, जिस पर सैम ने हाँ में सर हिलाया। हमारे बारे में अच्छा मशहूर हो या बुरा, हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि ये हमें मज़ीद मशहूर करता है। बिल्कुल, मैं अब टेंशन नहीं लूँगी। आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रहमान साहिब की बात सुनते सैम मुस्कुराती बोली तो रहमान साहिब भी मुस्कुराए। तभी सैम की मुलाजमा ने नाश्ता टेबल पर लगाया तो सबने नाश्ता शुरू किया। सैम को अपनी प्लेट में फ्रूट्स, एवोकाडो, बॉयल एग और टोस्ट रखता देखकर अजलान हल्का सा मुस्कुराया। अफान ने सैम को इतना डाइट कॉन्शियस देखकर कानों को हाथ लगाया और अपना नाश्ता शुरू किया। दरअसल सैफ ने साहिल को मलिक एम्पायर का सीईओ बना दिया है। साहिल इनका बड़ा बेटा, राइट? मगर इतनी बड़ी एम्पायर इतनी जल्दी हैंड ओवर करना ठीक है क्या? मतलब साहिल इज़ ए गुड बॉय, मगर इसे अभी बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं। इतनी जल्दी इतनी बड़ी एम्पायर इसे देना बेवकूफ़ी है। सिर्फ सीईओ बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी अभी भी सैफ के पास है। यूँ समझो वो सैफ की इजाज़त के बिना कोई काम नहीं कर सकता और वो तुम्हारे साथ डील करने का ख्वाहिशमंद है। मैं आज इसीलिए यहाँ आया हूँ। रहमान साहिब की बात सुनते सैम ने सवाल किया तो रहमान साहिब ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर सैम ने अपने बॉयल एग को मैश करते टोस्ट पर लगाया और इसकी बाइट ली, फिर रुककर इसे चबाया और बोली तो रहमान साहिब ने मुस्कुराते जवाब दिया। साथ साथ वो फ्रूट सैलेड भी खाते रहे। इंटरेस्टिंग। तो किस किस्म की डील करना चाहता है वो मेरे साथ? तुम्हारा शायद एक कंटेनर आ रहा है जापान से, वो इस कंटेनर में पार्टनरशिप करने का ख्वाहिशमंद है, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर चूँकि मेरी आपसे और सैफ साहिब से अच्छी पार्टनरशिप है और बनती भी ज़्यादा है मेरे दूसरे पार्टनर्स की निस्बत, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि इस कंटेनर की डील रहने दें, क्योंकि इस कंटेनर में सिर्फ 4 लग्जरी गाड़ियाँ पाकिस्तान लाई जा रही हैं और इन गाड़ियों में ऑलरेडी 2 पार्टनर्स हैं। और चूँकि ये गाड़ियाँ इमरजेंसी चाहिए थी तो मैंने दिलावर कार हाउस के कंटेनर में पार्टनरशिप पर ये गाड़ियाँ मंगवा ली हैं। बज़ाहिर नाम सैम कार वर्क्स का है, मगर ये गाड़ियाँ असल में दिलावर कार हाउस की तरफ से आ रही हैं। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि नेक्स्ट कंटेनर से पहले साहिल से डील कर लूँ, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो। सैम की बात सुनते रहमान साहिब फ़ौरन बोले तो सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया और फिर कंधे उचकाए। ठीक है, मैं साहिल और सैफ से इस बारे में बात करूँगा। अगर इन्हें एतराज़ ना हुआ तो मुझे क्या एतराज़ होना है? ठीक है, तो आप साहिल से कहिएगा कि जब भी मेरे साथ डील करने में इंटरेस्टेड हो मुझे एक ईमेल कर दे या पाकिस्तान आकर डील कर ले, जैसा इसे ईजी लगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं, बोर्ड मीटिंग में मुलाकात होगी। रहमान साहिब की बात सुनते सैम मुस्कुराती बोली तो रहमान साहिब उठ खड़े हुए। इनको उठता देखकर टेबल के बाकी नफूस भी खड़े हुए तो रहमान साहिब मुस्कुराते बोले, जिस पर सैम ने हाँ में सर हिलाया। फिर रहमान साहिब और शैला बाहर की तरफ बढ़े तो अजलान फौरन सैम की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या मुझे आपके बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त मिल सकता है?
और क्या मैं इस वक्त की वजह जान सकती हूँ? मैंने सुना था आपको चाय बहुत पसंद है, तो बस मुझे आपके साथ एक कप चाय का पीना है और इतना वक्त ही चाहिए बस मुझे। अजलान के सवाल पर सैम ने आईब्रो उचकाते सवाल किया तो अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सैम ने अपने सीने पर हाथ बांधे। ये मेरी असिस्टेंट है नरमीन, आपको मेरा जो भी टाइम लेना है इससे ले सकते हैं। नरमीन, मैं जब चाय के लिए फ्री होंगी इनको उस वक्त का टाइम दे दो। आप डेली ऑफिस में चाय पीती होंगी, एक चाय मेरे साथ पी लें, भले से आपके ऑफिस में मसला नहीं, टाइम बता दे मैं आ जाऊंगा। शाम को 5 बजे मेरी चाय का टाइम है, कल शाम अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। नरमीन, इनको चाय का लेटर दे दो। सैम की बात सुनते अजलान फौरन बोला तो सैम ने एक गहरी सांस लेते जवाब दिया और अंदर की जानिब बढ़ी, जबकि नरमीन फौरन सैम की स्टडी में गई और इसमें रखे प्रिंटर से लेटर प्रिंट करते अजलान को दिया, जिस पर अजलान ने मुस्कुराते लेटर पकड़ा और बाहर निकला। रहमान साहब की गाड़ी तो पहले ही वहां से जा चुकी थी। अजलान भी मुस्कुराता गाड़ी में बैठा और फिर अफान और अजलान दोनों सीधा अफान के फ्लैट पर आ गए। जैसे ही वो दोनों फ्लैट में दाखिल हुए तो अजलान ने मुस्कुराते हुए लेटर लहराया, जिस पर अफान मुंह में कुछ बड़बड़ाता किचन की तरफ बढ़ा तो अजलान ने लाउंज के सोफे पर डेरा जमाया। फिर अजलान ने कॉफ़ी लाते टेबल पर रखी तो अजलान ने मुंह बनाया। हाँ, तुम पियो ये फालतू कॉफ़ी, मैं तो अब कल सैम के साथ चाय पीऊंगा। वेरी फनी, मत पियो। अजलान की बात सुनते अफान बेजारियत से बोला तो अजलान ने अपनी हंसी दबाई। एन उसी वक्त इन दोनों का मोबाइल बजा तो दोनों ने अपना अपना मोबाइल उठाते मैसेज पढ़ा और ये वो मैसेज था जिसके मुताबिक इन दोनों को अपना अगला अगला मिशन सर अंजाम देना था। अजलान को मिस्र के एक होटल में बेल बॉय बनकर इस होटल में होते काले कारनामे सामने लाने थे, जबकि अफान को एक प्रोफेसर बनकर पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के काले कारनामे सामने लाने थे और दोनों को ही इस मिशन पर जाने से पहले 3-3 महीने की ट्रेनिंग्स लेनी थी ताकि इनके कवर पर कोई शक न कर सके। इस मैसेज के मुताबिक इन दोनों को अगले 1 घंटे में रूपोश होना था और फिर अपनी अपनी ट्रेनिंग्स पूरी करके अजलान को 1 साल के लिए मिस्र जाना था, जबकि अफान को 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्रोफेसर बनना था। इस मैसेज को देखते अजलान ने गहरा सांस लिया, मना करने का कोई रास्ता ना था और फिर यूं सैम और अजलान की वो चाय जो शाम 5 बजे सैम कार वर्क्स में पी जानी थी वो आज तक पेंडिंग ही रही। हाल आज मौलवी साहिब के बताए गए अमल जिसे अफान पूरा कर रहा था का 40वां दिन था और आज के दिन अमल मौलवी साहिब के सामने करना था। मौलवी साहिब नाश्ते के बाद ही हवेली आ चुके थे और गुरूब आफ्ताब यानी जिस वक्त सूरज डूबता है और रात अपने पर फैलाती है के इंतज़ार में थे। सैम की स्टोरी सुनने के बाद से हवेली के सब लोग अजलान और सैम को इनकी वो चाय जो शाम 5 बजे पी जानी थी का वक्त देना चाहते थे, मगर सैम और अजलान दोनों ही फिलहाल इस चाय में इंटरेस्टेड ना थे। अजलान को हर हाल में आलिम सुल्तान से अपनी बहन का पीछा छुड़वाना था और सैम को अपना डूबता बिजनेस और ख्वाब बचाना था। सैम की स्टोरी सुनने के बाद वर्षा और बिया ने शयान की शान में बहुत बातें कही थी, जबकि फबीहा और नूर ने शयान को बहुत सी सल बातें सुनाई थी। आनी और सादिया अम्मा तो बस इन सबको देख रही थी, जो साहिल और बिया की शादी के बाद अब सैम और अजलान की शादी करवाने पर तुले थे। इस वक्त सब लोग लाउंज में मौजूद थे। सैम हमेशा की तरह अपनी सरबराही कुर्सी पर थी। इसके दाएं हाथ के सोफे पर बिया, साहिल और फबीहा मौजूद थे। बाएं हाथ के सोफे पर वर्षा, अफान और नूर मौजूद थे और इसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर आनी, सादिया अम्मा और अजलान मौजूद थे। मीरा और मायरा नूर के बेटे दानिश को लेकर अजलान और नूर के सोफे के बीच वाली जगह पर कुर्सियां रखे बैठी थीं। मौलवी साहिब हवेली की पिछली तरफ मसरूफ थे। लाउंज में बैठे तमाम नफूस आनी, सादिया अम्मा और अजलान को निकाल कर इस वक्त सैम की तरफ मतवज्जा थे और सैम जो मुसलसल अपने फ़ोन पर उंगलियां चला रही थी इन सब की नज़रें महसूस करते हुए भी इन्हें नज़रअंदाज किए हुए थी। जब खामोशी का वक्फा ज़्यादा हुआ तो वर्षा हल्का सा खंखारी। सैम, मुझे तुमसे एक सवाल करना है और एक बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। पहले मैं सवाल कर रही हूँ, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम अब भी स्मोकिंग करती हो? मैं चेन स्मोकर नहीं हूँ वर्षा, मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। गौर से सुनो, क्या तुम अब भी स्मोकिंग करती हो? क्योंकि मैं किसी नशेई को अपनी भाभी नहीं बना सकती। गुड, तो फिर तुम अपनी भाभी इस हवेली से बाहर ढूंढो। सैम की बात सुनते वर्षा ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा जो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए थी। मैं तुम्हारी इकलौती नंद हूँ, मुझसे बनाकर रखोगी तो खुश रहोगी, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकलवा भी सकती हूँ। मैंने अपनी पुप्पो से बहुत गुण सीखे हैं, खासकर भाभी का जीना हराम करने के मामले में। मुझे तुम्हारी भाभी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तुम्हारे ये गुण बर्बाद हो गए। अफसोस। सैम, तुम सवाल का जवाब दे दो ना, क्या तुम अब भी स्मोकिंग करती हो? सैम के जवाब पर नूर ने परेशानी से सवाल किया तो सैम ने गहरा सांस लिया। नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम कब की थी स्मोक? जब मैंने एक शख्स को चाय का टाइम दिया था और वो नहीं आया था, बल्कि इसकी जगह एक दूसरा शख्स आया था।
सैम के जवाब पर वर्षा ने फौरन सवाल किया तो सैम ने बेजारी से जवाब दिया, जिस पर वर्षा के माथे पर परेशानी से बल पड़े। दूसरा शख्स कौन था? क्या ये तुम्हारी बात है? नहीं, मैं वैसे पूछ रही थी। बात मैं तुमसे थोड़ी करूंगी, आनी से करूंगी। वर्षा अपनी बात करती फौरन आनी की तरफ घूमी तो आनी हल्का सा मुस्कुराई, जबकि वर्षा गर्दन कड़ाकर ऐसे बैठी थी जैसे वाकई सैम का रिश्ता लेने आई हो। आप बताएं, आपकी बेटी को खाना बनाना आता है? ट्रस्ट मी, मुझे मुर्गा बनाना बहुत अच्छा आता है। वर्षा के सवाल पर सैम मुस्कुराती बोली तो सबने कहका लगाया, जबकि वर्षा ने मुंह बनाया। घर के काम वगैरह कर लेती है आपकी बेटी? हाँ जी, सारे काम कर लेती है। वर्षा के सवाल पर आनी मुस्कुराती बोली तो वर्षा ने मुंह बनाते सैम को देखा। हाइट थोड़ी छोटी है मेरे भाई से, तो अपने भाई को कद छोटे होने के इंजेक्शन लगवाओ। आपकी बेटी की ज़बान बहुत लंबी है, मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं, बचकर रहना। सुने जी, ये लड़की तो बहुत बोलती है, इस कमबख्त को भी यही पसंद आनी थी क्या? क्या करें, तुम्हारे भाई की पसंद है, बर्दाश्त कर लो, मांग लो रिश्ता। ऐसे कैसे? हम लड़के वाले हैं, थोड़ा रोब डालकर रिश्ता मांगूंगी मैं, इतनी कौन सी जल्दी है हमें? वर्षा अफान के करीब होती बोली तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने मुंह बनाते जवाब दिया तो सब ने अपनी हंसी दबाई। देखें जी, वैसे तो मेरे भाई को रिश्तों की कमी नहीं है और हमारे रिश्तेदार भी अपनी बेटी का करने को तैयार हैं। वो तो बस इस कमबख्त की वजह से यहाँ आना पड़ा मुझे, वरना आपकी बेटी को इतनी ख़ास भी नहीं है, कद भी छोटा है और ज़बान इतनी लंबी है। मगर चलें, अब मेरे भाई की मर्ज़ी है तो मैं अपनी मोम से मशवरा करके बताऊंगी आपको। बिल्कुल, जैसे हमें तो आपके भाई के सिवा लड़का ही नहीं मिलेगा। वर्षा अजलान की बाजू पर हल्की सी चपत रसीद करती बोली तो सैम ने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि बाकी सब ने कहका लगाया तो वर्षा मुंह बनाते अजलान की तरफ झुकी। मैं पहले कह रही हूँ, अगर इसने शादी के बाद भी यही कुछ किया ना तो मैं मायके नहीं आऊँगी। अपनी बीवी को समझा कर रखना, वरना वो अंडे वाले बाबा जी का नंबर मेरे स्पीड डायल पर है, फिर ना कहना मुझे। और कमिश्नर चंगेज़ अलवी का नंबर मेरे स्पीड डायल पर है। तुम्हारे बाबा अपने अंडे लेकर अंदर जाएंगे और डंडे लेकर बाहर आएंगे। पता नहीं क्या नज़र आया था इसमें। हाँ, देखिए जी, 5 बज गए हैं। आप एक काम करें, बच्चों को चाय बाहर रखवा दें, अलग से बात कर लें तो फिर हम चलें। वर्षा की बात सुनते सैम नफ़ी में सर हिलाती उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो सबने मुंह बनाया, जबकि वर्षा जो बात को मलेशिया, जापान, चीन और पता नहीं कहाँ से घुमाकर वापस पाकिस्तान अपने मुद्दे पर लाई थी, गुस्से से ज़मीन पर पैर मारती उठ गई। अब इसे फ्रेश होना था क्योंकि 10 मिनट बाद गुरूब आफ्ताब शुरू होना था और मौलवी साहिब की हिदायत के मुताबिक वर्षा को किसी भी किस्म की खुशबू से पाक रहना था, जबकि वर्षा को जाता देखकर सब लोग ही मुंह बनाकर रह गए। अजलान भी नफ़ी में सर हिलाता उठ गया। इसे मौलवी साहिब के पास जाना था ताकि आगे की मालूमात ले सके।